Jai Hind, dear students of class 9. Welcome back in geography class. Today I am continuing the lesson 1 for revision. Today the first topic I am going to revise is India and the world. The Indian landmass has a central location between the East and West Asia, as you have seen in the map yesterday. कल मैप में आप लोगों ने देखा था, इंडिया लोकेटेड है एशिया के साउथ में और बिल्कुल सेंटर में, ईस्ट और वेस्ट के बिल्कुल बीच में। इंडिया इज अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। इंडिया क्या है? एशियन कॉन्टिनेंट का साउथवर्ड एक्सटेंशन है। द ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स which connect the countries of Europe in the west and the countries of East Asia provide a strategic central location of India. Yesterday I have discussed that most of the oceanic routes which are important for international trade, as we know that 95% and more than 95% trade of the world is carried through the sea routes are passing through this region. So it is a great location of India called strategic central location. सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। अगर इंडिया इस जगह पे अपनी नावल फोर्स को मजबूत करते हुए दादागिरी दिखाए, जैसे चाइना दिखाने की कोशिश करता है, तो हम लोग पूरे वर्ल्ड के ट्रेड के ऊपर हक जमा सकते हैं। बट इंडिया नेवर ट्राई टू डू इट। इंडिया नेवर ट्राइज टू डू इट बिकॉज इंडिया बिलीव इन पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। नोट दैट द दक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड्स into the Indian Ocean. ध्यान देना, तो दक्कन पेनिनसुला है वो किधर की तरफ उभरा हुआ है, निकला हुआ है? प्रोट्रूड्स माने बाहर की तरफ निकला हुआ है towards Indian Ocean, thus helping India to establish close contact with West Asia, Africa and Europe from western coast. जो इंडिया की लॉन्ग कोस्ट लाइन है, इसका पहला बेनिफिट है कि हम लोग क्लोज कॉन्टेक्ट डेवलप कर सकते हैं with West Asia, Africa and Europe from the western coast and with Southeast and East Asia from the eastern coast. No other country has a long coastline on the Indian Ocean as India has, and indeed किसी भी देश के पास इंडियन ओशन में इतनी लंबी कोस्ट लाइन नहीं है जितना इंडिया के पास है। अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ लॉन्ग कोस्ट लाइन? फर्स्ट, through long coastline we can develop port and harbor activities, we can develop international trade, to develop international relations, coastal fishing and coastal shipping. फिशिंग भी कर सकते हैं, मछली मारने के लिए बहुत लंबा हम लोग का कोस्ट लाइन है, तो मछली पकड़ने के लिए भी बहुत सारा जगह है, इसको बोलते हैं फिशिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोस्टल शिपिंग, कल इसके बारे में हमने आपको बताया था। It is India's eminent position in the Indian Ocean which justifies the naming of an ocean after it. ये इंडिया का एमिनेंट यानी बहुत ही महत्वपूर्ण लोकेशन है एट द हेड ऑफ इंडियन ओशन। स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, युद्ध की दृष्टि से भी, सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण लोकेशन है इंडिया का एट द हेड ऑफ इंडियन ओशन, जो कि जस्टिफाई करता है इस ओशन का नाम इंडियन ओशन। आपको मालूम है, सिंस द ओपनिंग ऑफ the Suez Canal in 1869, India's distance from Europe has been reduced by 7,000 किलोमीटर। पहले अगर इंडिया से सेलर्स को यूरोप जाना होता था तो अफ्रीका का पूरा चक्कर लगाते हुए वे यूरोप में जाते थे, लेकिन बाद में, ध्यान से देखना, फर्स्ट मैप जो आपके फर्स्ट पेज पे दिया हुआ है लेसन के, उसमें देखना कि एक जगह अफ्रीकन लैंड मास एशियन लैंड मास से टच है, वहां पे कंट्री है इजिप्ट। वहां पे रेड सी और मेडिटेरेनियन सी ऊपर है और नीचे है रेड सी, दोनों को जोड़ दिया गया कैनाल बना के। कैनाल का नाम क्या है? सुएज कैनाल। और कब कंस्ट्रक्ट हुआ? 1869। अब क्या होता है, सीप इंडिया से निकलते हैं, रेड सी होते हुए मेडिटेरेनियन सी में पहुंच जाते हैं और यूरोप पहुंच जाते हैं। सो बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ सुएज कैनाल इन 1869, द डिस्टेंस बिटवीन इंडिया एंड यूरोप हैज बीन रिड्यूस्ड by 7,000 kilometer. It is a great thing. India's contact with the world
have continued through ages, but her relationship through the land routes are much older than her maritime contact. Navigation बाद में डेवलप हुआ है. As navigation has developed later, earlier there were known world in which only three continents were known to the world in past: Europe, Asia and Africa, and all they have joined with the land masses. लैंड के रास्ते से जुड़े हुए थे तीनों महाद्वीप, यूरोप, एशिया और अफ्रीका. सो इंडिया कॉन्टैक्ट विथ वर्ल्ड, उस समय का वर्ल्ड, यूरोप, एशिया और अफ्रीका. इंडिया का जो कॉन्टैक्ट है बहुत पुराना था इन देशों के साथ, और ये किसके थ्रू था? थ्रू लैंड रूट्स. एज मैरीटाइम कॉन्टैक्ट वॉज डेवलप्ड लेटर, समुद्री नौ परिवहन बाद में हुआ विकास, और उसके बाद से पूरे विश्व में कई महाद्वीप खोजे गए. अमेरिका ढूंढा गया, अंटार्कटिका ढूंढा गया, ऑस्ट्रेलिया ढूंढा गया. अब विश्व में 7 महाद्वीप है. The various passes across the mountains in the north have provided passage to ancient travelers, while the ocean restricted such interaction for a long time. बताता है ये जो वेरियस पासेज हैं, वाटर पासेज. पासेज आर द नेचुरल रूट्स थ्रू व्हिच वन कैन गो अक्रॉस द माउंटेन्स. अगर हिमालय को क्रॉस करना आसान नहीं है, लेकिन वहां कुछ नेचुरल रूट्स हैं जिसके थ्रू हिमालय को क्रॉस किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पासेज. जैसे सिपकीला, बॉम्डिला, नथुला. ला मीन्स पासेज. लद्दाख का नाम ही क्या पड़ा? रीजन ऑफ पासेज. ला मीन्स पास, डाक मीन्स कंट्री, कंट्री ऑफ पासेज, इसीलिए उसको लद्दाख बोलते हैं. और बहुत सारे पासेज हैं. डू यू नो फ्रॉम दिस पासेज द इन्वेडर्स हैव इन्वेडेड इंडिया. लोग बोलते हैं कि भारत में जो आज लोग रहते हैं ये सब भारतीय नहीं है, कोई आर्यन है, कोई द्रविडियन है, कोई मंगोलायड है. अलग अलग क्षेत्र से, विश्व से लोग आते गए और इंडिया में बसते गए. फिराक गोरखपुरी का एक शेर है, सर जमीए हिंद पे अकवाम आलम के फिराक. फिराक गोरखपुरी ने लिखा है, सर जमीए हिंद पे अकवाम आलम के फिराक, कारवां बसते गए हिंदुस्तान बनता गया. लोग बाहर से आते गए, इन्वेट करते गए इंडिया को, और इसको अपना घर बना दिया. यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ मुगल्स. मुगल्स actually belongs to the Fargana Valley, but they have captured over Kabul. They have find a suitable place to capture over Kabul to settle there, but they have found this region is less fertile, so they have got a chance with the invitation of one Indian emperor, and they just attacked over India and defeated Ibrahim Lodi and captured over India and declared India as their own country. मुगल ने अपने भारत को अपना देश घोषित कर दिया. राणा संगा के बुलाने पे बाबर आया था, और उसके बाद मुगल सल्तनत यहाँ बन गई. मुगलों ने अपने को भारत का घोषित कर दिया. These routes have contributed in the exchange of ideas. यहाँ पे ये important part है. एक क्वेश्चन आता है, what are the contributions of India in making world history? What are the contributions of India in making world history? Listen this paragraph very carefully. These routes have contributed in the exchange of ideas and commodities since ancient times. These routes, which routes? Land routes, have contributed in the exchange of ideas and commodities. ये लैंड रूट्स बहुत समय तक हम लोग को आइडिया और कमोडिटी माने सामान, इनके एक्सचेंज में बहुत हेल्प करते रहे. पहला पॉइंट लिखोगे, अगर आपको आंसर लिखना पड़ा, these are the contribution of India in making world history. So the first point you will write that the ideas of Upanishads and the Ramayana, the stories of Panchtantra, the Indian numeral and decimal system thus could reach to many parts of the world. Second point लिखोगे, the spices, muslin and other merchandise were taken from India to different countries. And third point you have to write, on the other hand, the influence of Greek sculpture and architectural styles of dome and minarets from West Asia can be seen in different parts of the country. This is the answer for which question?
What are the contribution of India in making world history? What are the contribution of India in making world history? 3 पॉइंट हो गया. पहला, the ideas of Upanishads and the Ramayana, the stories of Panchtantra, the Indian numeral and decimal system thus could reach to many parts of the world. The spices, muslin and other merchandise were taken from India to different countries. And on the other hand, the influence of Greek sculpture and architectural style of dome and minarets from West Asia can be seen in different parts of the country. मुस्लिन एक वर्ड आया है, MUSLIN, मुस्लिन. ये एक तरह का फाइन कॉटन का कपड़ा होता था जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मलमल का कपड़ा. ये पूरे विश्व में फेमस था. आज भी भारतीय गरम मसाले पूरे विश्व में फेमस है, प्राचीन समय से भी फेमस है. और दूसरी तरफ विदेशों का प्रभाव भी हमारे देश में मिलता है, जैसे चार मीनार, कुतुब मीनार हम देख रहे हैं. डोम स्टाइल जो बिल्डिंग्स में डोम्स बनती हैं, जैसे ताजमहल वगैरह जो ये है, ये वेस्ट एशिया की डिजाइन इंडिया में देखने को मिल जाती है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इंडियाज नेबर्स. इंडिया ऑक्युपाइज an important strategic position in South Asia. It is right. We have a great strategic location at the head of the Indian Ocean. India shares its land boundaries with Pakistan and Afghanistan in the northwest. ध्यान से सुनो, नॉर्थ वेस्ट में हमारे दो नेबरिंग कंट्री हैं, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान. बट the region which touches Jammu and Kashmir of Afghanistan is present time in capture of Pakistan called POK, Pakistan occupied Kashmir. So Afghanistan is officially a neighboring country to India but not immediate neighbor. China, Nepal and Bhutan in the north and Myanmar and Bangladesh in the east. Our southern neighbors across the sea consist of two island countries, namely Sri Lanka and Maldives. Sri Lanka and Maldives. Sri Lanka is separated from India by a narrow channel of sea formed by Pak Strait and Gulf of Mannar. कभी इंडिया के मैप को ध्यान से देखना, श्रीलंका और इंडिया के बीच में एक गल्फ है जिसको बोलते हैं गल्फ ऑफ मन्नार, और यहाँ पे जो नैरो चैनल ऑफ वाटर है इसको बोलते हैं पाक स्ट्रेट, STRAIT, स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट. तो पाक स्ट्रेट इंडिया और श्रीलंका को अलग करता है और किसको जोड़ता है? टू बिग सीज, इंडियन ओशन को बे ऑफ बंगाल से जोड़ता है. सो व्हाट इज ए स्ट्रेट? A strait is a narrow channel of water which joins two larger water bodies but separate two land masses. तो दो लैंड मासेस कौन से अलग हुए? इंडिया और श्रीलंका. और दो बिग वाटर बॉडीज कौन सी जुटी? बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन. India has strong geographical and historical links with her neighbors, no doubt. Earlier, you know that if you believe our history up to Afghanistan, it was India. India was a vast country. Slowly, it was broken into different parts. Very recently, in 1947, India again divided, or because of political causes, divided into two parts, India and Pakistan. And two Pakistans were declared that time: East Pakistan, East Pakistan now known as Bangladesh, and West Pakistan now known as Pakistan. So far. Now, what do you know is important. I am going to discuss about that. Before 1947, there were two types of states in India. 1947 के पहले भारत में दो तरह के राज्य हुआ करते थे. Before 1947, 1947 के पहले भारत में दो तरह के राज्य थे. The provinces and the princely states. Provinces and princely states. Provinces were ruled directly by British officials who were appointed by Viceroy. Provinces को डायरेक्टली कौन रूल करता था? ब्रिटिश ऑफिशियल्स या ऑफिसर्स. उनको अपॉइंट कौन करता था? वायसराय. जैसे लॉर्ड माउंटबेटन लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया थे ना.
and the princely states were ruled by local hereditary rulers, जैसे काशी राज, काशी एक राज था और अभी भी बोलते हैं लोग काशी नरेश, ये प्रिंसली स्टेट था, who acknowledged sovereignty in return for the local autonomy. So this all for the lesson, and the map work already suggested to you. Go through that, and you must know that how many states are there, how many union territories are there in our country, and you have to identify them also. So read map carefully, because in geography map reading is the key to success. Thank you. Have a nice day.